नमस्कार, मैं हूं चुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पिता का मामा ही निकला बालिका का हत्यारा, हत्या कर शव संदूक में किया बंद। 3 दिन पहले रहस्यमय तरीके से लापता हुई थी बालिका। जांचों के निजीकरण से लैब टेक्नीशियन में आक्रोश, जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री को भेजा ज्ञापन। जबरन स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ एएन कार्यालय में प्रदर्शन। वक्ता बोले, स्मार्ट मीटर की आड़ में भारी लूट करने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित कर रही सरकार की सद्बुद्धि के लिए धरना स्थल पर किया यज्ञ, जाति नाम सुधार की मांग। अब खबरें विस्तार से। टाउन के वार्ड 45 बिहारी बस्ती में 3 दिन पहले रहस्यमय तरीके से गायब हुई 9 वर्षीय बालिका का शव सोमवार को उसी के पिता के मामा के घर से बरामद हुआ। पुलिस की ओर से सोमवार दोपहर को चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान बालिका का शव मिला। बालिका की हत्या कर शव संदूक में बंद कर रखा था। बदबू आने पर इसका खुलासा हुआ। पुलिस ने मृतका के पिता के मामा को हत्या के आरोप में राउंड अप कर लिया है। उससे हत्या के कारणों को लेकर पूछताछ की जा रही है। बच्ची की हत्या कर हत्यारा अपने भांजे व उसके परिवार के सदस्यों को 3 दिनों से सांत्वना देने का दिखावा करता रहा। जानकारी के अनुसार सोमवार को पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार गठित टीमें तलाशी अभियान में जुटी हुई थी। तलाशी के दौरान बालिका के पिता के मामा के घर से बदबू आने पर सीओ सिटी मीनाक्षी व टाउन थाना प्रभारी सुभाष चंद्र कच्छावा मौके पर पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के मौके पर पहुंचने के बाद घर में बने कमरे को खुलवाया गया और अंदर रखे छोटे संदूक को खोलकर देखा तो उसमें बालिका का शव बोरी में बांधकर रखा हुआ था। मौके पर पहुंची एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद बालिका का शव कब्जे में लेकर जिला चिकित्सालय के मॉर्चरी कक्ष में पहुंचाया। उधर बालिका का शव मिलने का पता चलते ही बालिका के घर में कोहराम मच गया। बालिका की मां बेहोश हो गई। आस पड़ोस की महिलाओं ने उसे संभाला और सांत्वना दी। बालिका के लापता होने के संबंध में रविवार को बालिका के पिता की रिपोर्ट के आधार पर टाउन पुलिस थाना में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। बालिका के पिता ने लिखित रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि उसकी 9 वर्षीय पुत्री शनिवार की शाम करीब 7 बजे पड़ोस में रहने वाले मामा छोटू दास के घर गई थी। मामा के घर पर न होने के कारण वह वापस अपने घर लौटने को निकली पर अपने घर नहीं पहुंची। इसी दौरान उसकी बेटी बाईपास 100 फुटी रोड पर अचानक कहीं गायब हो गई। उन्होंने उसकी काफी तलाश की मगर कोई पता नहीं चला। बालिका का शव बरामद होने से पहले पुलिस की टीमें बालिका की तलाश में संभावित जगहों पर तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने सोमवार को बिहारी बस्ती के पीछे बने जोहड़, जहां सीवरेज पानी की सप्लाई होती है, वहां भी नगर परिषद व सिविल डिफेंस की टीम को बुलाकर जांच करवाई, लेकिन बालिका का पता नहीं चला। इसके अलावा आसपास के रूट पर लगे कैमरों की फुटेज खंगाली गई। पुलिस की ओर से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के पास भी कैमरों की फुटेज चेक की गई। बालिका के परिजनों का आरोप था कि उनका अपने पड़ोसियों से विवाद चल रहा है। इस विवाद के चलते पूर्व में पड़ोसियों ने उन्हें धमकी दी थी कि वो उनकी बेटी को गायब कर देंगे। उन्हें अंदेशा है कि उनकी बेटी के लापता होने के पीछे पड़ोसियों का हाथ हो सकता है। बालिका के परिजनों ने सोमवार सुबह भाट माता चौक पर चक्काजाम की घोषणा की थी, जो प्रशासन के आग्रह पर स्थगित कर दी गई। नहीं, हमारे पब्लिक जलाएंगे उसको, पब्लिक को हवाला कर दो, फांसी लगा देंगे उसको, जिंदा जला देंगे भगवान भी उसको बच्चे को मारा, हमारे बच्चे को मारा उसने। हमारा क्या दुनिया का हमारे बच्चे को मारा, हमारे सामने खेलता था 3 रात में बच्चा।
और कभी मेरा हाथ जोड़ के विनती है साहब, कौन था कोई किसने बच्चा, मारा? उसका मामा ने मारा, उसका मामा गिरा, उसका मामा ने मारा सब उतरे थे। मामा था वो उस बच्ची का ही मामा था और वो आज रात को ना उसको ठिकाना लगाने के चक्कर में था। पर वो तो शुक्र हो, मालिक से दुआ मंगा रहा हूँ कि वो सीआईडी आ गया, उन्होंने चक के ले गया उसको, तब जाकर उसको मारा पीटी किया, तब जाके दिन में उसने भगा है, तब बोला, तब साहब उसको पता लगा है। नहीं तो साहब कैसे पता लगता? हम 3 दिन से भूखा प्यासा ढूंढ रहे उस बच्ची को, भूखा प्यासा। मेरे साथ आज इसकी बच्ची के साथ हुआ, कल हमारी बेटी के साथ हो सकता है। चाहे 20 आदमी हो, चाहे 10 आदमी हो, चाहे कोई भी, हमारे को सामने सरेआम मौत, सजाए फांसी, ठेका वो होना चाहिए। हम 4 बजे से उठते हैं तो उससे पहले हमारे को रिकॉर्डिंग नहीं है। बताओ हम कहाँ जाए? घर छोड़ के चले जाएं या रोड पे बैठ जाएं? हमारे बेटियों को बाहर नहीं निकलने देते हैं, हमारे बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते हैं। सर ये क्या जिंदगी जिए हम? बताओ ये नशा कौन दे रही है? सरकार नशा दे रही है। सरकार को लालच है, हमारे को क्या लालच है? हमारे घर से बंदे जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। आज हमारी बेटी गई साहब, ये समाज की बेटी हमारी बेटी नहीं है। आप बेटी की जो शराब बेच रहे हैं वो बच्चियों की इज्जत लूटेंगे? हैं? वो सरकार किस चीज की है? ये बच्ची के साथ कुछ भी घटना हुई है, लेकिन ये शराब पी के हुई है। ये शराब का नशा है सारा साहब। अरे शराब में होश भी खो दिया, अपनी बेटी को नहीं देखा। अरे तेरी पोती थी। सर कहाँ रहेगा ईमान? है और कहाँ रहेगी सरकार और कहाँ रहेगी दुनिया? इससे जघन्य घटना नहीं हो सकती, इससे जघन्य घटना नहीं हो सकती। और ये हनुमानगढ़ के लिए निश्चित रूप से आज काला दिन है और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए प्रशासन कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो नशे की प्रवृत्ति हनुमानगढ़ में दिनों दिन बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाए। इससे घटिया घटना, जघन्य घटना नहीं हो सकती और इसकी जितनी ज्यादा निंदा हो उतनी कम है। और सबसे बड़ी बात यह कि परिवार में ही कोई व्यक्ति अगर ऐसा निकल जाए तो नैतिक मूल्यों का ह्रास है, इससे ज्यादा नैतिकता का पतन नहीं हो सकता। हम सब लोगों को अपने परिवार में, विचार में संस्कार देने चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए और इस तरह की जो घटनाएं जो भी व्यक्ति कर रहा है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को सबक मिले। दुर्घटना हुई है इस बच्ची के साथ, ये हमारे हनुमानगढ़ शहर के इतिहास में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इस तरह की कृत्य कभी पूर्व में नहीं हुआ। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो बच्ची है उसका जो नजदीकी रिश्तेदार, जो उसका रिश्ते में दादा लगता था, उसी व्यक्ति के द्वारा सारे रिश्तों को तार तार करके और उस बच्ची के साथ इस तरह की घटना करके उसकी हत्या की गई है। और इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण मोहल्ले के अंदर जो शराब का ठेका चल रहा है, उस ठेके की वजह से ये नशे की प्रवृत्ति यहाँ पे बढ़ी है और जिस व्यक्ति ने घटना की है वो भी शराब के नशे में की है। तो जनता के हिसाब से और हमारी भी यही मांग है कि इस तरह के जो मोहल्ले में ठेके चल रहे हैं, जो नशे बिक रहे हैं, उन सबको बंद किया जाए और उस व्यक्ति को फास्ट ट्रैक में केस चला करके और फांसी से कम कोई सजा नहीं मिले, ताकि आने वाले भविष्य में कोई और नहीं करे। एसपी हरिशंकर ने बताया कि पुलिस शनिवार से ही नाबालिग बच्ची की तलाश कर रही थी, तो जैसे ही वो आरोपी के मकान के पास पहुंची तो उन्हें ताला लगा देखकर शक हुआ। उसके बाद कल देर शाम 26 साल के आरोपी को डिटेन किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी बच्ची के पिता का मामा लगता है। हत्या के बाद से उसने अपने भांजे को 2 दिनों से सांत्वना दे रहा था। एसपी ने बताया कि आरोपी शराब के नशे का आदी है, जो रात भर से पुलिस को बार बार गुमराह कर रहा था। जब पुलिस ने उसे डिटेन किया तब भी उसने शराब पी रखी थी। उसके बाद सुबह जब शराब उतरी तो दोबारा कड़ाई से पूछताछ की गई तो आरोपी ने वारदात को कबूल कर लिया। एसपी हरिशंकर ने बताया कि पुलिस ने जब कहानी सुनी तो खुद हैरान हो गई। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और ताला खुलवाया तो पूरा घर बदबू मार रहा था। पुलिस ने बक्से को खोलकर देखा तो बोरी में लपेटा हुआ शव बच्ची का बरामद हुआ। बच्ची का शव मिलते ही मामले का खुलासा हो गया। टाउन थाना अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में रखवाया गया है, जहां परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उसके बाद ही प्रारंभिक तौर पर कुछ समझ आ पाएगा। पुलिस की माने तो आरोपी इतना हैवान है कि उसने मासूम 9 वर्षीय बच्ची को संभवतः गला रेत कर मारा है। मामले में बच्ची के साथ दरिंदगी की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही दरिंदगी की पुष्टि होगी। जांचों को हब और स्पॉक मॉडल के जरिए निजी हाथों में सौंपने और संवर्ग से संबंधित विसंगतियों और मांगों पर 1.5 साल से की जा रही अनदेखी से लैब टेक्नीशियन में आक्रोश है।
लैब टेक्नीशियन ने अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के बैनर तले अपनी मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे। लैबों का निजीकरण नहीं होने देंगे। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। संघ के प्रदेश संयोजक राजेंद्र स्वामी ने बताया कि प्रदेश के लैब टेक्नीशियन ने सरकार की निःशुल्क जांच योजना को विश्व स्तरीय ख्याति प्राप्त करवाई और प्रदेश की जनता को गुणवत्तापूर्ण जांच उपलब्ध करवाई और निरंतर करवा भी रहे हैं। इस निःशुल्क योजना के मॉडल को देखने के लिए देश और विदेश के लोग राजस्थान पहुंचे थे, लेकिन आज जांचों को निजी हाथों में सौंपने से संवर्ग का भविष्य खत्म हो रहा है। जिन जांच को निजी हाथों में सौंपा गया है उनके लिए सरकार के पास पूरी मशीनरी से लेकर हर संसाधन वर्तमान में मौजूद है। ये सारी जांचें सरकारी क्षेत्र में प्रदेश भर में भी हो रही हैं। पीएससी सीएससी से अगर कोई सुपर स्पेशलिटी जांच करानी है तो उसके लिए केवल जिला स्तर तक ही ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था करनी है। इसके लिए जांचों को निजी हाथों में सौंपा गया है, जबकि यह स्पष्ट है कि हब एंड स्पॉक मॉडल दूसरे राज्यों में पूरी तरह फेल हो चुका है। निःशुल्क जांच योजना पूरी तरह सफल है। जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य ने बताया कि विभाग में पदोन्नति जैसी प्रक्रिया तक नहीं हो रही। 2022 के डेफर कार्मिकों का 9 माह से पदस्थापन तक अटका पड़ा है। विभाग स्वयं एफडी, टीओपी, आरपीएससी, आरएसएसबी, एलएडब्ल्यू सभी जगह से अनुमोदित पदनाम परिवर्तन कर गजट नोटिफिकेशन नहीं होने दे रहा। यह पत्रावली 1 साल से विभाग स्वयं रोक कर बैठा है। दूसरे राज्यों में कम योग्यता के बावजूद लैब टेक्नीशियन को ग्रेड पे 4200 मिल रही है। वहीं राजस्थान में जहां दूसरे राज्यों के मरीजों का भार भी प्रदेश के लैब टेक्नीशियन के ऊपर है, ग्रेड पे को नहीं बढ़ाया जा रहा। 17 साल पूर्व 2008 का स्टाफिंग पैटर्न लागू है। आज पदों में एक भी पद की वृद्धि नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियन विभाग और सरकार के इस रवैये से आक्रोशित और असहाय नजर आ रहे हैं। यदि 10 दिनों में इस संदर्भ में कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। हम अखिल राजस्थान राज्य लेबोरेटरी टेक्नीशियन संघ के सदस्य हैं। हमारे प्रदेश व्यापी आह्वान पर हमने जो सरकार लैबों का निजीकरण कर रही है उसके विरोध में और हमारी जो ग्रेड पे 4200 की ज्वलंत मांग है उसके मांग के लिए हमने आज जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया है और तुरंत निजीकरण बंद करने की मांग की गई है। अगर ये निजीकरण बंद नहीं की गया तो हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे और कामकाज ठप कर देंगे। मरीज के हित में हमने पहले भी अधिक काम किया, ऐसे ऐसे नवाचार किए जिससे मरीजों को दिक्कत नहीं हो, फिर भी सरकार ने हमारी अनदेखी की। ना तो हमारी ग्रेड पे बढ़ाई और उसके बाद उन्होंने जांचों को भी ठेके पर देना शुरू कर दिया। तो इस ठेका पत्ती का हम पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस ठेके को वापस लिया जाए, ये जो एमओयू किया है उसे निरस्त किया जाए। लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ हनुमानगढ़ के तत्वाधान में आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। आज का जो मुख्य एजेंडा था हम लोगों का कि जो गवर्नमेंट लैब्स का निजीकरण करने जा रही है उससे क्या युवाओं को जो रोजगार है प्रभावित होगा, यानी प्रभावित तो क्या होगा, मिलेगा ही नहीं। तो इसका विरोध दर्ज करवाने के लिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं और जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। बेरोजगारों को स्थायी नियुक्ति मिले, बेरोजगारी खत्म हो देश से, इस संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। विरोध के बावजूद स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ सोमवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व घोषणा अनुसार जंक्शन में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में सभा के बाद मुख्यमंत्री के नाम सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान हुई सभा में माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में सरकार की ओर से लोगों की इच्छा के विरुद्ध स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के लोग भी इन स्मार्ट मीटरों को लगाने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार कुछ निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के आशय से बिजली का निजीकरण करते हुए इन निजी कंपनियों को स्मार्ट मीटरों की आड़ में आमजन के साथ बिजली में भारी लूट करने के लिए आमंत्रित कर रही है, क्योंकि पहले जिन शहरों में स्मार्ट मीटर लगा है तब से बिजली का बिल 10 से 15% तक बढ़कर आ रहा है। रघुवीर वर्मा ने कहा कि राजस्थान में जिस कंपनी को स्मार्ट मीटर लगाए जाने का ठेका दिया गया है वह कंपनी गोवा में ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन इन सब बातों को अनदेखा करते हुए सिर्फ कंपनी का फायदा देने का काम राजस्थान सरकार कर रही है, जो कि किसी भी प्रकार से जनता स्वीकार नहीं करेगी।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ता स्मार्ट मीटर से जुड़ी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उपभोक्ताओं को यह कहकर टरकाया जा रहा है कि मीटर ऑटोमेटिक है और हम कुछ नहीं कर सकते। विद्युत बिल का समय पर भुगतान नहीं होने पर मात्र 2 से 3 दिनों के भीतर मीटर उखाड़ कर ले जाते हैं और पुनः विद्युत मीटर लगाने पर 2500 रुपए उपभोक्ताओं से वसूले जा रहे हैं। इस तरह के मनमाने शुल्क इन कंपनियों द्वारा आमजन से वसूल करना आमजन की जेब पर डाका डालने के बराबर है। शेर सिंह शाक्य ने आरोप लगाया कि स्मार्ट विद्युत मीटर के पीछे स्मार्ट लूट छिपी है, जो किसी भी रूप से स्वीकार्य नहीं। यह पूर्व नियोजित षड्यंत्र आमजन को उसकी मूलभूत सुविधा से वंचित करने के लिए चलाया जा रहा है, जो अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी बड़ी कंपनियों के मार्फत किया जाना है। जब आमजन इस प्रकार का मीटर लगाने का विरोध कर रहा है, तो सरकार को इस तरह के प्रस्ताव को तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। बताओ नहीं मीटर को क्या है, एक बार प्रोग्राम में 1-2 कूलर लगा दिया या 3 लगा दिया, फिर क्या मीटर पर बंद हो जाएगा। तो ऐसे मोबाइल को चार्ज है वो मान 3-3 4-4 दिन फोन नहीं चार्ज तो वो कठू हुआ तो मेरे को आज वही चल रही आप सारा आप घरे जाके समझा दो अपनी औरतों ने मोहल्ला में ध्यान रखा है, डंडो रखा करना जाके रख लो गेट का सारा जीव लगा दो की कौन बनेगा। साथी रघुवीर ने आपके सामने रख दिया है कि मामला क्या है। स्मार्ट बताया जा रहा है मीटर, ये लूट का स्मार्ट तरीका निकाला है इन्होंने और बहुत ही गजब किया। हमने ये देखा है 2014 के बाद में अगर देश का प्रधानमंत्री एक ट्रॉफी बांटनी हो ना पूरे देश में, तो वो ट्रॉफी जो है 25 पैसे की 50 करोड़ रुपए प्रचार में लगाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में ऐलान किया है कि ट्रॉफी बांटेंगे। इस स्मार्ट मीटर के जो स्मार्ट तरीके हैं, जितना फायदा जनता को करना चाह रहे हैं, जितना यहाँ के अधिकारी एसपी साहब, एएन, जेएन, क्योंकि भाजपा का बड़ा दबाव है इन पे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी उपभोक्ता समिति द्वारा यहाँ स्मार्ट मीटरों के खिलाफ प्रदर्शन रखा गया है। यहाँ एएन ऑफिस सहायक अभियंता कार्यालय पर, और ये मांग के साथ कि स्मार्ट मीटर है वो नहीं लगने चाहिए। हमारी ये मांग लंबे समय से है, गाएं बाएं ये प्रयास करते हैं जिसका जनता विरोध कर रही है। हमने स्पष्ट कह दिया है कि अगर आप ये बात नहीं छोड़ोगे तो ये लड़ाई आगे तक जाएगी। हम ज्ञापन के जरिए इन्हें समझाना चाहते हैं, लेकिन लगातार यहाँ के अधिकारी है वो मान नहीं रहे हैं। तो आज हम ढंग से इनको समझा के जा रहे हैं कि अगर आज ये नहीं माने तो उसके बाद में ये जवाबदेही उनकी होगी। किसी भी स्मार्ट मीटर लगाने कोई भी आएगा तो हम नहीं लगने देंगे। अगर जिद करेगा तो हम फिर सीधा मुकाबला करेंगे। जाति नाम सुधार की मांग को लेकर धनका समाज जनजाति संघर्ष समिति के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा बेमियादी धरना व कर्मिक अनशन सोमवार को 8वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को विक्रम धानका, विजय, रवि धानका, विकास धानका, नरेश, रूपाराम, दिलीप, गौरीशंकर, मोहनलाल, बालकिशन, धर्मवीर धानका कर्मिक अनशन पर बैठे। इस दौरान समाज के लोगों ने सरकार और प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया। सरकार को सद्बुद्धि दे और हमारे प्रमाण पत्र जल्दी से जल्दी जारी करे, ये हमारा हक है। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, राज्य सरकार राज्य सरकार राज्य यज्ञ में विधिवत पूजा अर्चना की गई और आहुतियां डालकर भगवान से प्रार्थना की गई कि सरकार शीघ्र ही धानका समाज के लोगों को अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय ले। धरने पर बैठे समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कहा कि धानका जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने के बावजूद स्थानीय प्रशासन की ओर से जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे। इसके कारण समाज के लोग शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। धरने के समर्थन में अब राजनीतिक नेताओं ने भी मुख रोकर आवाज बुलंद की है। हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा प्रत्याशी अमित चौधरी, संग्रिया विधायक अभिमन्यु पूनिया, पीलीबंगा के पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची,
भाजपा प्रत्याशी संतोष बावरी और पूर्व मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर धनका समाज के लिए अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करवाने की मांग की है। धरने में शामिल समाजजनों ने कहा कि सरकार यदि उनकी मांगों पर शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय नहीं लेती तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर किया जाएगा। समाज ने एक स्वर में चेतावनी दी कि जब तक जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये हमारे धानका जनजाति संघर्ष समिति हनुमानगढ़ की ओर से ये धरना लगाया जा रहा है और इसका मकसद है, हमारे पिछले 5-6 वर्षों से धानका समाज के जातीय प्रमाण पत्र बंद पड़े हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने 9 अगस्त 2019 को एक फर्जी चिट्ठी निकाली है जिसमें यह लिखा गया है कि धानका जाति जनजाति की श्रेणी में नहीं आती है, जबकि धानका और धानका दोनों एक ही जातियां हैं। इसमें हिंदी में राजस्थान के अंदर 8 बोलियां बोली जाती हैं, इनमें से किसी एक बोली से प्रभावित शब्द है, जबकि इन दोनों का अगर इंग्लिश वर्जन करें तो DHAN के धान का ही होता है। तो हमारी सरकार से मांग है कि ये फर्जी चिट्ठी वापस लो और हमारे समाज के प्रमाण पत्र जारी करो। आज हमारे इस धरने का 8वां दिन है और आज इस शासन प्रशासन को सद्बुद्धि वास्ते आज ये सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है ताकि ये प्रशासन चेते, इनको सद्बुद्धि आए। हमारा ये जो गरीब मजदूर जो समाज है जो अपना काम धंधा छोड़ करके धरने पर बैठा है, हम सरकार से, प्रशासन के बाद हम सरकार से ये मांग दोहराना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का निराकरण करा जाए। संगरिया में नगर पालिका द्वारा चक 3 RTP प्रथम में कचरा डालने का विरोध तेज हो गया है। सोमवार दोपहर 12:30 बजे 3 लोग संगरिया भगतपुरा रोड पर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के बाहर पानी की टंकी पर चढ़ गए। टंकी पर चढ़े लोगों में प्रधान ट्रक यूनियन के सुभाष गोदारा, जयदीप राव और संजय सेगड़ शामिल रहे। उनकी मांग है कि वार्ड 33 के पास स्थित चक 3 RTP प्रथम में कचरा न डाला जाए, साथ ही कचरा निस्तारण का स्थायी समाधान शहर से बाहर किया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 22 जुलाई को पूर्व विधायक गुरदीप सिंह शाहपिनी और तहसीलदार मोनिका बंसल के साथ हुई वार्ता में सहमति बनी थी। इसके तहत वार्ड 33 के पास न तो कचरा डाला जाएगा और न ही FSTP प्लांट लगाया जाएगा। इस सहमति के बाद लोगों ने धरना समाप्त कर दिया था। इसके बावजूद नगर पालिका ने सुबह फिर से वहां कचरा डालना शुरू कर दिया। इसके विरोध में वार्ड के लोग एकत्रित हुए। वार्ड के लोगों ने मांग की है कि FSTP प्लांट को आबादी क्षेत्र से दूर शहर के बाहर स्थापित किया जाए। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। नोहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था KDP स्कूल का वार्षिक उत्सव रेनबो 2025 रविवार रात को हर्षोल्लास और जोशो खरोश के साथ आयोजित हुआ। यहाँ के 4 धर्मशाला में आयोजित हुए इस रंगारंग कार्यक्रम में इतिहास और धर्म संस्कृति से उत्प्रोत थीम पर स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने शानदार और जानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से ऐसा समा बांधा कि दर्शक आधी रात तक जमे रहे।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।